start very shortly. तो आज के एपिसोड में हमारा फोकस जो है वो जून 2025 की सत्रांत परीक्षाओं पे रहेगा। हमारे साथ आज इस एपिसोड में स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न से डॉक्टर एस.के. मिश्रा हैं, जो हमें जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत सारे सत्रांत परीक्षाएं अपने आप में केवल एक एंटिटी नहीं है, उनसे जुड़े काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो सत्रांत परीक्षाओं पे कल्मिनेट होती हैं जाके, उनके बारे में भी हम आज जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर मिश्रा से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर भारत भूषण, डायरेक्टर स्टूडेंट सर्विस सेंटर। हमारे एक्सपर्ट्स आज आपके जो भी आपके एग्ज़ाम्स से रिलेटेड, एग्ज़ाम से पहले असाइनमेंट सबमिशन, प्रोजेक्ट, इनसे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं उन पे आपको एड्रेस करेंगे। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि जो आपके स्क्रीन पे नंबर्स स्क्रॉल हो रहे हैं आप उन्हें नोट कर लें, क्योंकि कार्यक्रम के दौरान यदि आप किसी विषय में कोई विस्तृत जानकारी चाहें, कोई डाउट क्लैरिफिकेशन चाहें, तो आप फ़ोन करें और कार्यक्रम में ही हमारे एक्सपर्ट्स आपकी समस्या का, आपके डाउट्स का निदान करेंगे। तो मैं अब ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले डॉक्टर भारत भूषण से निवेदन करूंगी कि क्योंकि परीक्षाएं सर पे हैं तो हमारे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाएंगे और साथ ही हम उन्हें जानकारी भी देंगे ताकि तैयारी अच्छी हो और पूरे जोश से हमारे विद्यार्थी परीक्षाओं की तरफ बढ़ें। जी, धन्यवाद भावना जी। आप सभी का मेरी तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। आपका विश्वास हमारा प्रयास, जैसा कि प्रोग्राम के नाम से ही प्रतीत होता है, आपका विश्वास, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, उनका विश्वास हमारे साथ है और हम प्रयास कर रहे हैं। और हम दोनों के प्रयासों से ही विश्वविद्यालय आगे चल रहा है और आप अपने उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि भावना जी ने अभी बताया कि यह जो एपिसोड है, आपका विश्वास हमारा प्रयास, यह है एक स्पेशल एपिसोड है जिसमें हम एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं आपसे साझा करेंगे और जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जो विश्वविद्यालय में जो टर्म एंड एग्जामिनेशंस हैं वो वर्ष में 2 बार होते हैं। एक बार जून में होते हैं और एक बार दिसंबर में होते हैं। तो जो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन की जो तैयारियां हैं वो अब बहुत ज़ोरों से चल रही हैं। विश्वविद्यालय अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है जो हमारे विद्यार्थी हैं जो एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं वो भी अपनी तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले उन सभी विद्यार्थियों को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप अपने सभी विषयों की तैयारियां अच्छे से करें और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप मन लगा करके ध्यानपूर्वक अपने अध्ययन करें। विद्यार्थियों को यह भी ज्ञात होगा कि जो हमारा एग्जामिनेशन है वो ज़्यादातर जून के फर्स्ट वीक से, जो फर्स्ट वर्किंग डे होता है, तब से हम शुरू करते हैं। लेकिन इस बार आप जिन विद्यार्थियों ने या स्टेक होल्डर्स ने हमारा नोटिफिकेशन देख लिया है उनको तो यह ज्ञात ही होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है उनकी जानकारी के लिए बता दें कि एग्जामिनेशंस हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किए हैं और 12 जून से अब हमारे एग्जामिनेशन शुरू होंगे, जो पहले 2 जून से शुरू होने वाले थे। इनकी जो वजह हैं वो आप सब जानते ही हैं, वो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज हैं जिनकी वजह से ये हमने आगे किया है। और इन सब बातों के चलते हम जो हॉल टिकट्स वगैरह होते हैं विद्यार्थियों के लिए जो बहुत ज़रूरी होते हैं वो भी हम बहुत जल्द ही अपने पोर्टल्स पे ले आएंगे और एग्जामिनेशन शुरू होने से कम 3-4 दिन पहले सभी बच्चे अपने हॉल टिकट्स अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। जी भावना जी। तो एग्ज़ाम्स की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
जैसा कि अभी डॉक्टर भारत भूषण ने बताया कि हम भी तैयारी कर रहे हैं विश्वविद्यालय के तौर पे, आप भी तैयारी कर रहे हैं परीक्षार्थी के तौर पे। तो जब परीक्षाएं देने के लिए हमारे जो परीक्षार्थी हैं वो तैयार होते हैं, उससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब आप ये पूरा सत्र पढ़ाई करते हैं तो जो जनवरी का सत्र है, जनवरी से लेके अभी तक आपने आपके स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करी। आप सैटरडेज और संडेज को अपनी स्टडी सेंटर, अपने लर्नर सपोर्ट सेंटर्स जाके और अपने एकेडमिक काउंसलर्स से जो भी गाइडेंस लेनी होती है वो लेते हैं। अपने असाइनमेंट्स तैयार करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो इनका सबमिशन जो है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी डॉक्टर मिश्रा से कि ये जो तैयारी है सर, एग्ज़ाम के लिए ही तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स जब वो असाइनमेंट तैयार करते हैं, सबमिट करते हैं, और असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस, हालांकि जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 1-2 सालों से, उनको शायद अभी तक अच्छे से समझ आ चुका होगा। जो विद्यार्थी इस बार पहली बार असाइनमेंट सबमिशन के प्रोसेस में लगे हैं और पहली बार शायद टर्म एंड एग्ज़ाम भी देंगे, उनकी जानकारी के लिए ख़ास तौर पे मैं निवेदन करूंगी आपसे कि थोड़ा विस्तार में समझाएं कि असाइनमेंट सबमिशन, असाइनमेंट तैयार करना, ये प्रोसेस क्या है और हमारी तरफ से असाइनमेंट इवैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स असाइनमेंट सबमिट करते ही चाहते हैं कि हफ्ता 10 दिन में हमें पता चल जाए क्या उसका परिणाम हुआ। तो उसका प्रोसेस क्लैरिफाई करना मुझे लगता है ज़रूरी है उनकी जानकारी के लिए। जी, असाइनमेंट के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर भारत भूषण जी ने जो जानकारी दी उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कुछ मैं आंकड़े भी आप लोगों के साथ, अपने दर्शकों के साथ मैं चाहता हूँ शेयर करें जी यदि आप इजाज़त दें। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि बताया अभी डॉक्टर भारत भूषण जी ने कि हमारे एग्ज़ाम 12 जून से शुरू हो रहे हैं और ये 19 जुलाई तक चलेंगे जी। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो जल्दी से जल्दी हमारे टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन के आने शुरू हो जाए। अब इसमें क्या प्रक्रिया, व्यवस्था क्या है अभी, उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे पूरे देश में 850 के करीब एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। इसमें करीब 91 हमारे जेल में एग्ज़ाम सेंटर्स बने हुए हैं जी। और हमारे ओवरसीज़ एग्ज़ाम सेंटर्स भी हैं जो कि दूसरे देशों में हैं। उनकी संख्या करीब 19 से 20 है। और ये कितने प्रोग्राम्स के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, ये करीब 450 अलग अलग प्रोग्राम है, जिसमें करीब 3000 कोर्सेज़ के लिए ये एग्ज़ाम किए जा रहे हैं जी। इन 3000 में से करीब 2400 एग्ज़ाम जो है वो थ्योरी के एग्ज़ाम है और 650 के आसपास प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम है जी। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही वृहत जो है वो स्तर पर किया जा रहा है, क्योंकि हम कहते हैं कि दिस इज़ पीपल्स यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट, और आई थिंक इट इज़ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। अब देखिए कि आपको आश्चर्य होगा कि जो पिछला सत्र था, यानी कि मैं दिसंबर 2024 की बात नहीं कर रहा हूँ, जून 2024 के असाइनमेंट की संख्या के बारे में कह रहा हूँ कि करीब 43 लाख असाइनमेंट के अवार्ड्स हमारे पास आए हैं। और जो दिसंबर 2024 के हमारे पास अभी तक करीब 24 लाख असाइनमेंट आ चुके हैं। और इस बार के जो असाइनमेंट हैं वो उसकी प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, उसके अवार्ड्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उनका जो अपडेशन है
हमारे ग्रेड कार्ड में, स्टूडेंट्स के ग्रेड कार्ड में, वो जब एग्ज़ाम के, थ्योरी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने शुरू होते हैं जुलाई अगस्त में, तब वो अपडेट होने शुरू हो जाते हैं जी। मार्क्स जो है वो हमारे रीजनल सेंटर्स भेजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहीं पे वो स्टडी सेंटर में रिसीव होते हैं, उसके बाद उनको इवैल्यूएशन के लिए भेजा जाता है, इवैल्यूएशन के बाद जो है वो हमारे पास आते हैं। तो एग्ज़ाम के जो फॉर्म है अभी तक हमारे पास 9,45,000 करीब करीब आ चुके हैं इस टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए, जो जून 2025 के लिए है। जी। तो आप देखिए कि ये किस लेवल पर एग्ज़ाम हो रहा है। इसमें जो लेट फीस जो थी उसके साथ हमने 2 मई तक फॉर्म एक्सेप्ट किए हैं, लेकिन उसका समय अब समाप्त हो चुका है, इसलिए अब एग्ज़ाम फॉर्म हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ। ये तो एक बैकग्राउंड आपको इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था, डेटा देना चाह रहा था असाइनमेंट के बारे में। तो ये एक हमारी जो सतत, जिसको कहना चाहिए मूल्यांकन है, जिसको हम कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बोलते हैं। और जो दूसरा इवैल्यूएशन होता है वो होता है सत्रांत पर, जिसकी परीक्षा 12 जून से शुरू होने वाली है। जी। तो ये जो सतत जो मूल्यांकन है उसका हिस्सा है असाइनमेंट। जी। असाइनमेंट में हमारे वेबसाइट पर, इग्नू की वेबसाइट पर प्रत्येक स्कूल ऑफ स्टडीज़ अपने क्वेश्चंस डालता है। उसमें ये क्लियर लिखा रहता है कि ये किस सत्र के लिए है, तो विद्यार्थी उसी हिसाब से अपने असाइनमेंट लिखते हैं। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने सबमिट कर दिए होंगे, क्योंकि 31 मई लास्ट डेट है सबमिट करने की। जो लोग बच गए हैं वो जल्दी से जल्दी अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पर, या यदि उनको वेबसाइट पर अपलोड करने का प्रावधान किया गया है रीजनल सेंटर द्वारा या स्टडी सेंटर द्वारा, तो वो उसके ऊपर कर दें। और करने के बाद उसका एक्नॉलेजमेंट या कंफर्मेशन अपने पास संभाल के रखें। यदि आप इसकी हार्ड कॉपी जमा कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसकी एक फ़ोटो कॉपी अपने पास रहे, इन केस वो कहीं मिसप्लेस हो जाए या कहीं ट्रांजिट में वो मिसप्लेस हो जाए, तो आपके पास एक कॉपी रहेगी। और कंफर्मेशन जो है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप, वो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास एक प्रूफ रहता है कि हमने असाइनमेंट अपने समय से और सही जगह पे सही कोर्स के लिए जमा किए हैं। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि फॉर्मेट क्या है असाइनमेंट लिखने का। तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्रोग्राम गाइड है उसमें विस्तार से बताया जाता है कि उसका फॉर्मेट क्या होगा। जैसे कि जो आपका मुख्य जो पृष्ठ है, जो मेन फर्स्ट पेज होता है, उसमें स्टूडेंट को अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। जी। किस कोर्स के लिए असाइनमेंट जमा किया जा रहा है वो लिखना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ उसमें इंस्ट्रक्शंस भी रहती है कि आपको एक प्रश्न में कितने शब्दों में अपना उत्तर देना है। ये ना हो कि आपका उत्तर बहुत छोटा हो या बहुत ज़्यादा बड़ा हो। वो एकदम ऑप्टिमम साइज जो उसमें मेंशन किया गया है उसी के आधार पर आपको लिखना है। और हमारी जो स्टडी मटेरियल है उसका तो इस्तेमाल आपने करना ही है। इसके अलावा आपके स्टडी मटेरियल के अंत में रेफरेंस बुक्स की लिस्ट भी दी गई है। तो आप लाइब्रेरी से या अन्य जो आपके साधन हैं, इवन इंटरनेट के ऊपर जो ऑथेंटिक साइट्स हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं मटेरियल, और वहाँ से आप अपनी भाषा में अपने शब्दों में उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो इवैल्यूएटर्स जो हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने अपने आंसर दिए हैं वो पूरी तरह से अपडेटेड है
और फिर आपको उसमें अच्छे अंक प्राप्त होने के ज़्यादा संभावना रहती है। जी। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ थ्योरी एग्ज़ाम, हमारे टर्म एंड एग्ज़ाम्स जो हैं, उनका वेटेज 70 अंक होता है, असाइनमेंट का जो वेटेज है वो 30 होता है। जी। जब दोनों को मिला दिया जाता है तो 100 में से विद्यार्थी को अंक मिलते हैं, जिसके आधार पे उनकी टोटल परसेंटेज, डिवीजन, ये सब कैलकुलेट होती है। जी, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपने न केवल आंकड़ों के द्वारा हमारे विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों को एक पिक्चर दी उनको कि हम किस स्तर पर परीक्षाओं का या जो मूल्यांकन है वो किस स्तर पर विश्वविद्यालय की तरफ से उसकी तैयारी की जाती है, चाहे वो सत्रांत हो या फिर सतत मूल्यांकन हो। और जो भी विद्यार्थी अभी हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे जो डिस्कशन है वो सुन रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक किन्हीं कारणों से अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया है, आप ये समझ लें कि आपके पास समय बहुत कम है। अभी तक आइडियली करवा देना चाहिए था, लेकिन अभी समय कम है, लेकिन यू हैव नॉट लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। तो आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपना असाइनमेंट सबमिट करवाएं, क्योंकि एक कंटिन्यूस इवैल्यूएशन का पार्ट है। दिस इज़ अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ योर इवैल्यूएशन। तो आप अपना असाइनमेंट ज़रूर समय पे सबमिट करवाएं। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि इस स्तर पर इवैल्यूएशन और परीक्षाओं का हम प्रिपरेशन करते हैं एज अ यूनिवर्सिटी, और विद्यार्थियों की तरफ से अभी क्या रिक्वायरमेंट है कि उनका असाइनमेंट जमा हो चुका हो, जैसे गाइडलाइंस रीजनल सेंटर ने इशू करे हैं उसके हिसाब से वो जमा कर चुके हों अपना असाइनमेंट। अभी तक ये रिक्वायरमेंट विद्यार्थियों की तरफ से है। जिनका जमा नहीं हुआ उनके लिए लास्ट डेट 31 मई है, तो तब तक अवश्य जमा कर दें। अगला कदम जो है हमारा वो एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। तो मैं ये थोड़ा सा समझना चाहूँगी कि एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में अक्सर विद्यार्थी, परीक्षार्थी काफ़ी चिंतित रहते हैं। मैं अभी जब ये सवाल अपने मन में फ्रेम कर रही हूँ तो एक परीक्षार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच रही हूँ कि अक्सर जो परीक्षा केंद्र उनको लगता है कि हमारे लिए कन्वीनियंट होगा, अगर वो किसी कारण से नहीं मिलता है तो वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, और फिर ईमेल भी भेजते हैं यूनिवर्सिटी में, फ़ोन भी करते हैं, किसी न किसी माध्यम से मदद मांगने की कोशिश करते हैं कि हमें जो परीक्षा केंद्र चाहिए था वो मिल जाए। तो क्या ऐसा कर सकता है कोई परीक्षार्थी, कोई भावी परीक्षार्थी की जो परीक्षा केंद्र उसको चाहिए वो उसको मिल जाए? उनके लिए ये मैं ये समझती हूँ कि ज़्यादातर परीक्षार्थी यही चाहते होंगे कि हम जहाँ रहते हैं उससे ज़्यादा दूर हमें कम्यूट ना करना पड़े। तो यदि आप डॉक्टर भारत भूषण से ही मैं निवेदन करूँगी। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझसे है। जी जी। तो भावना जी, जैसा कि अभी मिश्रा जी ने बताया, बहुत ही विस्तार पूर्वक मिश्रा जी ने विश्वविद्यालय की जो हमारी छवि है उसको प्रस्तुत किया है, और मैं मिश्रा जी की बात को एंडोर्स करते हुए यह साझा बात करना चाहता हूँ अपने श्रोताओं से जो हमें देख रहे हैं कि जहाँ तक विश्वविद्यालय की रैंक की बात है, विश्वविद्यालय संसार में जहाँ तक एनरोलमेंट की बात है, हमारे पास 3.6 मिलियन मतलब 36 लाख बच्चे इस वक्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं विश्वविद्यालय से, और इससे ज़्यादा राशि के बच्चे हमारे विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके जा चुके हैं। बिल्कुल। तो जहाँ तक विश्वविद्यालय के साइज़ की बात है, रैंक की बात है, तो वो तो विश्व में नंबर 1 है, और यह श्रेय हमारे विद्यार्थियों को जाता है,
हमारे विद्यार्थियों का जो विश्वास है हमारे विश्वविद्यालय के ऊपर उनको जाता है, उनके अभिभावकों को जाता है जिन्होंने विश्वविद्यालय में अपना विश्वास जताया और अपने विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए हमारे विश्वविद्यालय से जुड़वाया जी। तो इस बात के लिए, इस प्रोत्साहन के लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। जहाँ तक एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात अभी डॉक्टर भावना ने बताई, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, हम उनसे एक बार बात हाँ करें। हम उनसे जुड़ लेते हैं जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं। नमस्ते मैम, मैं वीरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ मुंडका, नई दिल्ली से में। जी। मैंने अभी इग्नू से मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैं जी। पास कर ली है मैंने। जी। मगर मेरा जो डाउट है वो असाइनमेंट सबमिशन से है, क्योंकि मैं अभी इस सेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एनरोल किया है मैंने। अच्छा जी। तो मेरे असाइनमेंट में मार्क्स बहुत कम मिले मैम, 70 में मिले, जबकि जो एजेंट्स हैं ये मैसेज भेजते रहते हैं, कहाँ से नंबर लेते दैट आई डोंट नो, कि इतनी पेमेंट करोगे 95+ % मार्क्स, इतने मार्क्स दो पेमेंट करोगे 80% प्लस मार्क्स। और मैंने क्या किया मैम, अपने हाथ से बढ़िया असाइनमेंट लिख के खुद मैंने प्रॉपर ऑर्डर में सबमिट किया और 17 में मार्क्स दिए मैम। अच्छा जी। तो एक तो इसको मैम थोड़ा दुरुस्त करें, जो डाउट्स हैं बीच में वो एम्प्लॉय बीच में है या क्या है, आई डोंट नो, कि जो स्टूडेंट मेहनत करके असाइनमेंट सबमिट कर रहा है उसको कम मार्क्स मिल रहे हैं, एजेंट के थ्रू मार्क्स वाले उनको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। थ्योरी की भी बात बताता हूँ मैम, MPS 3 में मैंने रीइवैल्यूएशन सबमिट किया मैम जी। उसमें रीइवैल्यूएशन में मेरे 14 मार्क्स इंक्रीज हुए मैम। ओके। तो ये इतना बड़ा जो डिफरेंस है मार्क्स का मैम, वो नॉट लॉजिकल, प्रैक्टिकल, इट इज व्हाट यू से हरासिंग टू द स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए मैम। इग्नू है, वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी है, तो बढ़िया इवैल्यूएशन और प्रैक्टिकल पार्ट में भी, असाइनमेंट में भी ये रिक्वेस्ट है। और मुझे बता दीजिए कि इस साल का डिप्लोमा है उसमें क्या मैं एजेंट के थ्रू ही सबमिट करूं तभी मुझे अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे, या मैं स्वयं सबमिट करूंगा तो भी मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे असाइनमेंट में? सबसे पहले तो आपको हम यही कहना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की आगे तरक्की के लिए ही सतत प्रयास करता है, तो हैरेसमेंट वाली तो कोई बात है नहीं। और जहाँ तक आपने असाइनमेंट सबमिशन की बात कही, मैं उसके लिए निवेदन करूँगी हाँ डॉक्टर भारत भूषण से कि आपकी इस जो सवाल है उसको एड्रेस करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एजेंटों के बारे में ये बात कर रहे हैं सर कि एजेंट के थ्रू अगर जमा करते हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि जो एजेंट है क्या वो इग्नू से जुड़े हैं किसी प्रकार से? क्या नाम बताया अभी विद्यार्थी ने? आप अपना नाम एक बार फिर बताएं। ये इसीलिए कम मार्क्स दिए गए कि मैंने अपने लेवल पे सबमिट किए? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ तक एजेंट्स की बात है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने किसी भी एजेंसी को ऑथराइज नहीं किया है। और ये एक मिथ है कि अगर किसी एजेंट के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। और यह जानकारी आपने दी है कि कोई एजेंट हैं, बच्चों को कुछ डाटा उनको मोबाइल वगैरह मिलते हैं, कहीं से शेयर होते हैं। आपको भी कहा है, जैसे आपने बताया कि आपको भी कांटेक्ट किया गया है, लेकिन इस बात में कोई दम नहीं है। मैं इसको बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं। और जहां तक आपने कहा कि आपके मार्क्स इवैल्यूएशन में जब आपने रीवैल्यूएशन डाला वो बढ़ गए थे, तो उसकी देखो दो वजह होती हैं। आप क्योंकि मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट हैं, आपको मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक टीचर के या इवैल्यूएटर के जो इवैल्यूएशन करने का तरीका है वो अलग होता है। अगर हम यहाँ 3 जने एक्सपर्ट्स बैठे हैं एक ही डिसिप्लिन के, अगर हम तीनों ने भी किसी भी आंसर स्क्रिप्ट को इवैल्यूएट किया तो उसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। हो सकता है मैं बहुत लिबरल मार्किंग इवैल्यूएशन में करता हूँ और मिश्रा जी थोड़े मीडियम और डॉक्टर भावना बहुत स्ट्रिक्ट करें, तो हो सकता है भावना जी की जो मार्क्स हैं वो कम रहें और मिश्रा जी के मीडियम रहे और मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा हो जाएं क्योंकि मैं लिबरल हूँ। तो ये तो आप जहाँ तक रिवॉल्यूशन की बात की, तो जिस
भी इवेल्यूटर ने आपका फर्स्ट टाइम इवेल्यूशन किया होगा, उसके पास तो डेफिनेटली दोबारा से जाता नहीं है। और आपको अब इस बात से भी ये ज्ञात हो गया होगा कि अगर आपके 14 मार्क्स बढ़े हैं तो 14 मार्क्स किसी एजेंट से नहीं गए थे, वो किसी ने, आपने किसी एजेंट के थ्रू तो नहीं किया था, वो भी किसी यूनिवर्सिटी के इम्पैनल्ड इवेल्यूटर से के पास ही गए और फिर आपके जो 10, 15 या 14 मार्क्स बढ़े हैं वो यूनिवर्सिटी के इवेल्यूटर ने बढ़ाए। और उसका सिर्फ एकमात्र कारण है जो सबकी अपने अपने तरीके होते हैं इवेल्यूशंस के, उसके तहत ही। तो यह तो बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई एजेंट्स हैं। यूनिवर्सिटी ने किसी भी एजेंट्स को ऑथोराइज नहीं किया है। और मेरा सभी विद्यार्थियों से जो मुझे सुन भी रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप ऐसे किसी ट्रैप में ना आएँ। विश्वविद्यालय की सारी जानकारियाँ, सारे प्रोसेसेस ऑनलाइन विश्वविद्यालय रखते हैं। असाइनमेंट्स भी रीजनल सेंटर्स के तहत और जो हमारे स्टडी सेंटर्स हैं उसके तहत हम ऑनलाइन ही सबमिट करते हैं, या कोई भी रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर कहता है कि आप ऑफलाइन सबमिट कीजिए तो वो भी हमारे स्टडी सेंटर पर ही सबमिट होते हैं। और वह असाइनमेंट्स इवेल्यूशन के लिए किस इवेल्यूटर के पास गए वो किसी को पता नहीं होता, वो हमें भी पता नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है मिश्रा जी को भी ये आइडिया नहीं होगा जी। तो मेरे ख्याल से आपने तो अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया कि आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स 14 बढ़े हैं, तो उस बात में कोई ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए इतना बड़ा सिस्टम है, कहीं से डाटा लीक हुआ, उनको पता लगा बच्चों को, उनको वो कांटेक्ट करते हैं। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सभी विद्यार्थियों को, उन स्टेक होल्डर्स को, पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर विश्वविद्यालय के अलावा कोई भी एजेंसी आपको कांटेक्ट करती है इस बारे में तो आप बिल्कुल ना जाइए, उनसे आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई नंबर है आपके पास जिस नंबर के तहत वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी आप हमारे स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न को साझा कर सकते हैं। राइटिंग में भी लिख सकते हैं, आप मुझे भी लिख सकते हैं एसएससी में कि मुझे इस नंबर से ये कांटेक्ट आया है और उन्होंने हमसे कहा है कि हम आपको तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे उसकी इंक्वायरी करें, उनसे पूछें कि उनको किसने ऑथराइज किया ये कहने के लिए। जी बिल्कुल। और ये भी बहुत आवश्यक है, मेरा ख्याल है कि जो लोग ये कहते हैं कि किसी एजेंट के माध्यम से असाइनमेंट जमा करने पर अच्छे मार्क्स मिलते हैं, उन्हें ये अवश्य दिमाग में रखना चाहिए कि वो जो असाइनमेंट आप तैयार करते हैं वो आपकी सत्रांत परीक्षाओं की तैयारी में मदद करता है और वो परीक्षाएं आपको खुद ही लिखनी है जाके। तो एक तरीके से आपकी तैयारी है, ये जो आप अपने आप कर रहे हैं वो आपको परीक्षा के लिए तैयार कर रहा है। तो आपको इसके लिए ये फील होने की ज़रूरत नहीं है कि किसी और ने शायद किसी गलत तरीके से असाइनमेंट सबमिट किया तो उसके ज़्यादा मार्क्स आ गए। ये हमेशा सही राह चुने तो परिणाम सही ही मिलेगा। डॉक्टर भावना मिश्रा जी ने शुरू में ही असाइनमेंट्स के ऊपर बहुत ही डिटेल में बताया था कि एग्जामिनेशन से पहले असाइनमेंट सबमिट करने का जो रियल इम्पोर्टेंस है, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, सतत कंटिन्यूशन असेसमेंट इसको कहते हैं, सतत मूल्यांकन। कंटिन्यूशन असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आप टर्म एंड एग्जामिनेशन से पहले जो आपको असाइनमेंट लिखने के लिए दिए जाते हैं, उससे जब आप अपना स्टडी मटेरियल पढ़ के आप अपने असाइनमेंट लिखेंगे तो एक किस्म का वो आपका प्रिपरेशन ही है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और अगर मैं एक सेकंड के लिए, जो उन्होंने अभी मुझे अभी जो हमारे व्यूअर्स थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो वो कहीं ना कहीं तो उनको नेगेटिवली पे करना ही होगा अगर उन्होंने असाइनमेंट्स किसी और से लिखवाएं। उनके डेफिनेटली मार्क्स फिर टर्म एंड एग्जामिनेशन में कम आएंगे और वो एवरेज हो जाएगा। अगर उनके टर्म एंड एग्जामिनेशन में मार्क्स कम आए तो जो असाइनमेंट्स उन्होंने लिखवा लिए हैं किसी से, क्योंकि अभी तो ये हमारा ओपन सिस्टम ही है, असाइनमेंट्स वो बच्चे लिख के आते हैं हैंड रिटन और सबमिट करते हैं, तो इस केस में तो वो असाइनमेंट किसी से भी लिखवा सकते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या करेंगे वो तो एवरेज हो जाएगी। इसके बाद जब वो फिर कभी ओपन मार्केट में भी जाएंगे और अपने आप को डिफेंड करेंगे किसी भी इंटरव्यू में, उस सब्जेक्ट के बारे में बोल नहीं पाएंगे सब्जेक्ट की, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होगी। असाइनमेंट्स में जो उन्होंने लिखा है उनको पता नहीं होगा। टर्म एंड एग्जामिनेशन में मार्क्स कम आएंगे तो वो उनके चांसेस सक्सेसफुल होने के भी एग्जामिनेशन में ही नहीं अपनी लाइफ में भी कम हो जाएंगे। तो मेरा ये जो शॉर्टकट्स हैं इनसे विद्यार्थियों को बचना चाहिए। और क्योंकि
21-22 साल की उम्र में बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, उनको पता है कि ये शॉर्टकट है और ये नेगेटिव तरीका है, तो उनके ट्रैप में तो उनको खुद भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। जी। हम ये चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और फिर वापस लौटते हैं। बने रहिए हमारे साथ। My name is Dr. Subha Jain and I am a student of SOPVA IGNOU Research Scholar. जैन आर्किटेक्चर पे मैंने पीएचडी की है। हर टॉपिक के ऊपर यहाँ पे जो इग्नू लाइब्रेरी है उसमें बहुत रिचेस्ट लाइब्रेरी है। आपको कहीं इधर उधर बहुत ज़्यादा मुझे लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा मुझे जो यहाँ पे मटेरियल मिला है वो इट्स सो गुड। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, यही संदेश है मेरा। अगर आपने ठान लिया तो आप बिल्कुल कर लेंगे। कई बार ऐसे फेसेस आए कि हमें ऐसा लगा कि मतलब कई बार तो ऐसा भी हो कि गिव अप भी कर दें, बट फैकल्टी मेंबर्स और सब कुछ यहाँ पे इतना अच्छा है इग्नू कैंपस के अंदर कि फिर आप उससे पीछे हट नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इतना मोटिवेशनल एटमॉस्फेयर है कि आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इग्नू के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पीपल्स यूनिवर्सिटी कहलाती है, जो ख़ास तौर पे लर्नर्स फ्रेंडली है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए इससे अच्छा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इंडियाज़ लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी, लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है, और इसमें जो अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और जो फैसिलिटीज़ इसमें हैं वो शायद मैं समझती हूँ किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं है। जो लर्नर है वो अपने पेस से कहीं भी बैठ के स्टडी कर सकता है। उसका एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी भी एज में अपनी एजुकेशन को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। टाइम भी इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है कि अगर बाकी यूनिवर्सिटी 3 साल देती हैं तो हमारी इग्नू 6 साल देती है, और अलग अलग क्राइटेरिया हैं एज का, टाइम का, पेस का, सभी चीज़ों का। तो मैं इस बात को सपोर्ट करती हूँ कि अगर किसी को एजुकेशन लेनी है और किसी भी वजह से, किसी भी हर्डल की वजह से आपकी एजुकेशन बीच में कभी रुक गई है, तो इग्नू इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू कंटिन्यू योर एजुकेशन। इग्नू तो पहले ही ये फैसिलिटी देता था कि आप ऑनलाइन बैठ के कर सकें, आप घर बैठ के पढ़ सकें। इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। ये इसकी ख़ास बात है स्टडी मटेरियल की कि इसमें इन बिल्ट टीचर की प्रेजेंस जो है ना वो महसूस की जाती है। जब आप उसका स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तो लगेगा आप अपनी बात टीचर से कह रहे हैं और टीचर आपकी बात का रिप्लाई भी उसी कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है। ये बहुत ख़ास बात है। बाकी जितने भी स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम है सभी कुछ इतने ज़्यादा लर्नर्स फ्रेंडली हैं कि कहीं से भी कंटिन्यू किया जा सकता है एजुकेशन को, और इसमें पार्टिसिपेट करके आप अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को जारी रख सकते हैं। Welcome back. We are presenting the examination special episode of this program today, and as in the first half of the program we covered some information about how the university prepares to carry out your continuous evaluation and your term end examinations, and in the process we discussed the responsibility of the students, the examinees, towards their careers, and the responsibility of the university towards the examinees. In this process,
Let us now try and learn something more about what all facilities are available to our learners, to our examinees as far as the term and exams are concerned. There are things like seeking an early declaration of your result, or seeking a scanned copy of your examination answer sheet, or applying for re-evaluation. These are the rights of a student, of an examinee, which we will learn more about. So may I request Dr. Mishra to throw some light on this? Very good question, Dr. Bhavna. But before that, I would like to answer your question which you asked before the interval. Okay. You were asking about the possibility of changing the exam center, Yes. if I remember correctly. Yes. That is not allowed. Once the student has opted for a particular exam center, it cannot be changed. That option is not there. However, there is a possibility to change the mode of writing the exam. That means if a student has opted for computer based exam, that can be changed to pen and paper exam. But the other way is not allowed. Right. That is not possible. So this I wanted to inform as you asked about changing of exam center before the interval. Now coming back to your other questions, there are 2-3 things which I would like to share at this platform. That for early declaration of result, there is a provision at IGNOU. The process is that, as soon as the hall ticket is issued, but before the conduct of that particular exam or examinations, the student has to give a request in a hard copy based on some evidence, some proof why the student wants early declaration. For example, if the student has to apply for some entrance exam, or the student has to apply for some recruitment test, or for going abroad. So that proof must be there with the hard copy of the application, and that can be submitted to the concerned regional evaluation center. Okay. We have 6 regional evaluation centers all over the country, which help us in the evaluation process. So the student has to apply to their regional evaluation center. For their information, I would like to inform that we have an evaluation center in Delhi, then at Lucknow, Patna, Shillong, Cochin, Bhopal. So there are 6, I hope I have not missed any: Delhi, Lucknow, Patna, Shillong, Cochin and Bhopal. That's So right. these are the 6 regional evaluation centers where the student can apply. Another thing is that the student can apply after the declaration of result for re-evaluation. If the student is not satisfied with the marks he or she has obtained, then there is a fees for that, 750 rupees, and this can be applied online. And there is a time duration. This has to be applied within 40 days of declaration of that particular result. Right. And one more thing, I think the student might be keen or eager to see how the answers have been evaluated. Right. So they can also obtain the scanned copy of their answer sheets. And it is the fees for that is 100 rupees. That also can be applied online. Student can make the request, pay the fees, and the student can get the scanned copy of their evaluation, the answer sheets on their email ID. Right. Yeah. Thank you so much, Dr. Mishra. Now, I think the core aspect
the appearing for the term end examination or preparing for the term end examination, that is something I think most students, especially the first timers, would be looking forward to some guidance from our experts today. So I would request Dr. Bharat Bhushan to address this question. If the examinees are appearing for the first time, they would want to learn from you how to prepare for the upcoming examinations. What some of them often have questions like what kind of questions would be asked? Will there be a possibility of getting an idea or maybe past question papers? So this is something that will be helpful for them, sir. जी, उससे पहले क्योंकि जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं दूरदर्शन के तहत जी, और कुछ विद्यार्थी हमसे यूट्यूब के मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, तो 2-3 क्वेश्चंस भावना जी अगर आप परमिट करें तो हम इसमें से ले लेते हैं। बिल्कुल। जो जिन विद्यार्थियों ने हमें यूट्यूब के तहत कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, और मैं उनका भी स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। और जो अभी और हमसे जुड़ना चाहते हैं, अभी हमारे पास वक्त है, आप हमसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसा भावना जी ने बताया, या तो आप टेलीफोन लाइन के तहत हमसे जुड़ सकते हैं, उन टेलीफोन लाइन्स पे जो आपके टीवी मॉनिटर स्क्रीन पर की बॉटम में स्क्रॉल हो रहे हैं, या हमें यूट्यूब के माध्यम से। तो ये साजिद नाडियाडवाला जी हैं, आपका स्वागत है साजिद जी। आपने जानना चाहा है कि जो टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2025 है, उसके लिए हॉल टिकट आपको कब तक मिलेगा। तो जैसा कि प्रोग्राम के शुरुआत में ही हमने बताया था कि इस बार एग्जामिनेशन थोड़ा सा हमने पोस्टपोन किया है 10 दिन के लिए। तो जो एग्जामिनेशन पहले 2 जून से शुरू होने वाले थे, अब वो 12 जून से होंगे। और हॉल टिकट हम एग्जामिनेशन शुरू होने से 1 वीक पहले हमारे वेबसाइट पर आ जाते हैं। आप हमारी जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट है www.ignou.ac.in, उसमें स्क्रॉल होने लगता है कि अब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के जो हॉल टिकट्स हैं आप वो डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट आउट ले लें और उस हॉल टिकट को अपने साथ जिस दिन आपके एग्जामिनेशन हैं उस दिन अपने साथ लेके जाएं। और उस हॉल टिकट के साथ आपके पास में आपका यूनिवर्सिटी का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो हो। और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उसके अलावा एक और अपना कोई आईडी प्रूफ अपने साथ रखें, जैसे आधार कार्ड या वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये बहुत सुविधाजनक रहेगा आपके लिए अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के लिए। कई बार एग्ज़ाम सेंटर्स पे ये चीज़ें वो की डिमांड रखते हैं जी। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें जो विद्यार्थी हमसे जानना चाह रहे हैं वो हैं सौरभ जी। सौरभ जी कह रहे हैं कि मैंने जो आंसर शीट हैं जो अभी मिश्रा जी बता रहे थे कि आई हैव ए क्वेश्चन रिगार्डिंग एवेल्युएशन ऑफ द आंसर शीट्स। मेरे ख्याल से अगर सौरभ जी सुन रहे होंगे तो उनको आपका जो प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि जो आंसर शीट्स हैं वो विद्यार्थी कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। और आपने जो इसके साथ ही एक और क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि क्या जो आंसर शीट्स हैं वो फैकल्टी उसको देख पाती हैं कि नहीं देख पाती, जो भी मैसेजेस होते हैं। देखिए, आप जो भी मैसेज ईमेल पर लिखते हैं या जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप फैकल्टी ने क्रिएट किए हुए होते हैं, तो वो सब के सब मैसेजेस जिनको भी आपने एड्रेस किए हैं वो ज़रूर देखते हैं और आपको उसका आंसर भी मिलता होगा। जहाँ तक आपने कहा कि वो फैकल्टी देखती हैं कि नहीं देखती, तो फैकल्टी को अगर आपने लिखा है तो ज़रूर देखेंगे। अदरवाइज़ जैसे आपने यहाँ पर लिखा है अभी हम इसको देख रहे हैं और आपको आपका जो प्रश्न है उसका आंसर भी दे रहे हैं। जो भावना जी ने जो क्वेश्चन पूछा था कि जो विद्यार्थी पहली बार अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन में प्रस्तुत होंगे इस बार जून टर्म एंड एग्जामिनेशन में, और वो कैसे तैयारी करें, इसके बारे में आपका प्रश्न है जी। देखें, जो टर्म एंड एग्जामिनेशन में पहली बार जा रहे हैं उनके लिए मैं बताऊं कि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का जो स्टडी मटेरियल है, जो आपको
उपलब्ध कराया गया है एग्जामिनेशन के टाइम पर ही। आप अगर उन स्टडी मटेरियल को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लें तो ये ऐसा मेरा मानना है कि विद्यार्थी अगर उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लें तो उनको बहुत अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इसके बाद अगर विद्यार्थी वह सारा कोर्स मटेरियल पढ़ चुके हैं जो उनको मुहैया कराया गया है, उसके आगे अगर वो फर्दर स्टडीज़ पे और अच्छा ज़्यादा ज्ञान उससे आगे भी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रोग्राम के शुरुआत में डॉक्टर मिश्रा जी ने बताया था कि हर एक स्टडी मटेरियल के एंड में, हर यूनिट के एंड में 3-4 बातें नोट करने लायक होती हैं। सबसे पहली तो ये, अगर आपने स्टडी मटेरियल का वह यूनिट पढ़ लिया है तो उसके बाद में 4-5 क्वेश्चंस होते हैं। उन 4-5 क्वेश्चंस को आपको अपने आप ये सोच के कि ये स्टडी मटेरियल का जो मैंने यूनिट पढ़ा है, इसको पढ़ने के बाद क्या मैं इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकता हूँ। अगर आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं लिख करके तो वह एक आपका प्रिपरेशन हो गया। दूसरा प्रिपरेशन जो होता है वो होता है जो असाइनमेंट्स के आप सबमिट करते हैं अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए। वो मोर और लेस ऐसे ही होते हैं जिस तरह के जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और असाइनमेंट लिखने की जो मुख्य वजह है वो यही होती है कि आप स्टडी मटेरियल पढ़ें, स्टडी मटेरियल पढ़ने के बाद उन असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दें और उनको सबमिट करें। तीसरी बात उसमें लिखी होती है, हर एक यूनिट के कंप्लीशन के बाद जब आप पढ़ लेते हैं उसमें फर्दर रीडिंग का एक पॉइंट लिखा होता है। फर्दर रीडिंग में आपको रेफरेंसेस दिए होते हैं कि अगर आप इसमें और ज़्यादा इंटेंस नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप उसमें चाहे तो आप गूगल के माध्यम से या किसी भी विश्वविद्यालय की या कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर आप अपने विषय से संबंधित और आगे पढ़ सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर विद्यार्थी अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर के हमारे देश के किसी भी विश्वविद्यालय की मुख्य लाइब्रेरी में या कॉलेज की लाइब्रेरी में या किसी और भी लाइब्रेरी में, जैसे ब्रिटिश काउंसिल है, अमेरिकन सेंटर है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है और उनके अपने अपने राज्यों में जो भी लाइब्रेरी सिस्टम है, अगर आप वहाँ जाएंगे विश्वविद्यालय का एक आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे तो आपको वहाँ पर एसएस मिल जाएगा और आप एंट्री करके आप अच्छे से और आगे तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी बात मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूँ कि क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, उसका ट्रेंड ऐसे भी पता लग जाता है कि विश्वविद्यालय ने हमारे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप इग्नो की वेबसाइट पर जाकर, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं जो इग्नो की हमारी वेबसाइट है www.ignou.ac.in। वहाँ पर जाएंगे तो आपको जो पास्ट ईयर्स के गत वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके सब्जेक्ट के वो आपको देखने को मिल जाएंगे। वो क्वेश्चंस आप देख करके आप अपने आंसर्स लिख करके पढ़ करके उनको उस फ्रेम में आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप ये 3-4 बातें ध्यान रखें तो ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा। और यह तो आप सोचेंगे हम सभी विद्यार्थी अपने जीवन काल में रहे ही थे जी। और हम खुद भी ऐसी ही तैयारी करते थे। तो आप बिल्कुल बेधड़क होकर के ये कीजिए। और एक मिथ और जुड़ा हुआ है एग्जामिनेशन सिस्टम से। कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया लेकिन मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए जी। और देखिए मैं इस बारे में थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि अगर आप बहुत अच्छा लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। कोई भी विद्यार्थी, मेरा ऐसा मानना है मेरे अपने विद्यार्थी काल में भी कि मुझे कोई भी टीचर, और मुझे लग रहा है मेरा पूरा विश्वास आपको भी और आपको भी, कोई भी टीचर ऐसे नहीं मिले जो अपने विद्यार्थियों से कोई भी दुश्मनी निकालना चाहे। पेरेंट्स के बाद, अभिभावक के बाद अगर विद्यार्थियों की कोई अच्छाई चाहता है तो वो टीचर चाहते हैं। और वो हमेशा चाहेंगे कि विद्यार्थी अच्छा लिखे तभी उनको अच्छे मार्क्स मिलें। अगर अच्छा नहीं लिखा है तो उनको अच्छे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, मिलने भी नहीं चाहिए। और टीचर्स किसी भी विद्यार्थी को
पर्सनली जानते भी नहीं हैं। खासकर हमारे सिस्टम में तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में कोई भी विद्यार्थी फिजिकली किसी को जानते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है। अगर जानते भी रहे होते जैसे हमारे केस में, तब भी आपको ऐसी दुर्भावनापूर्ण मार्क्स कोई नहीं देता। तो बस एकमात्र मंत्र है अच्छे मार्क्स लेने का, और वो है ध्यानपूर्वक पढ़ना, तल्लीनता से पढ़ना, मन लगाकर पढ़ना और अच्छे अंक प्राप्त करना। यदि आप लोगों की इजाज़त हो तो 2-3 छोटी छोटी बातें हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो भी मैं शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल। कि हॉल टिकट में अपनी डेट तो ज़रूर देख ही लें, और वो ये भी देख लें कि किस सत्र में उनका एग्ज़ाम है, क्योंकि 2 सत्र में होता है, एक सुबह होता है, एक दोपहर में होता है। कई बार विद्यार्थी पहुंचता है एग्ज़ाम सेंटर में, उसके पहले 2 एग्ज़ाम मॉर्निंग में हुए होते हैं, वो आफ्टरनून में सोचता है कि मुझे तो मॉर्निंग में ही जाना है, वो आफ्टरनून का ध्यान नहीं देता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह पहुंच गए, दोपहर में एग्ज़ाम दे दिया। लेकिन अगर उल्टा हो गया कि वो दोपहर में गया और फिर उसने तीसरा वाला देखा नहीं, वो सोचा उसने कि दोपहर में ही होगा, तो जब वो पहुंचा तो पता चला कि सुबह हो चुका है। सुबह हो चुका है जी। तो इसको ध्यान दे। दूसरी चीज कि एग्जाम से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या चीजें आप ले जा सकते हैं और क्या नहीं ले जा सकते हैं, इसका जरूर ध्यान रखें, नहीं तो अनफेयर मीन्स का केस बन सकता है। यदि आपके पास कोई आपत्तिजनक कोई भी किताब, कॉपी, कोई भी नकल करने वाली चीज अगर मिली, आपका फोन मिला या कोई जिससे आप मदद ले रहे थे, तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। और अभी रिसेंटली एक और चीज आपने न्यूज में देखी होगी कि कोरोना का स्पाइक दोबारा से हुआ है, तो उस प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजर और मास्क की यदि आवश्यकता पड़ती है उस समय में, जिस समय आपका एग्जाम है, तो उसका भी जरूर आप ध्यान रखें, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है अपने परीक्षा में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होंगे। और हमारे विश्वविद्यालय ने जो हमारा ग्रेड कार्ड है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, उसमें आपकी फोटो रहेगी, इसका प्रावधान किया है। उसके अंदर जो है एक होलोग्राम भी हमने रखा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और डिजी लॉकर में भी आपके जो है वो रिजल्ट उसमें आ जाएगा। और आप जानते ही हैं कि ग्रेड कार्ड तो हमारे जो वेबसाइट है उसके अंदर रहता ही है। जी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपने दी, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने इन बातों को नोट कर लिया होगा, क्योंकि ये खास ध्यान देने लायक बातें हैं जो अभी डॉक्टर भारत भूषण जी ने और डॉक्टर मिश्रा जी ने शेयर करी हैं हमारे दर्शकों के साथ। एक और मुझे लग रहा है आपको कोई सवाल मिला है। एक प्रश्न है जी। ये मेरे ख्याल से जो बाकी विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर हम इसका जवाब दे देंगे तो उनको भी, बहुत सारे विद्यार्थियों को जवाब मिल जाएगा जी। एक सेठानी दरबार जी हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने BLIS का प्रोग्राम है उनका, और मैंने जुलाई 26 में 229 का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया। तो अभी जुलाई 26 तो आया नहीं है, लेकिन उनका जो एनरोलमेंट है उससे पता लगता है कि उनका 2023 का एनरोलमेंट है, 2353138972। तो 23 का इनका एनरोलमेंट है, और वो कह रहे हैं मैंने इसके असाइनमेंट्स दे दिए हैं, और उन्होंने शायद पता किया है कि उनके असाइनमेंट्स के अवार्ड्स भी भेज दिए गए हैं, और वो अभी अपडेट नहीं हुए हैं। मैं विद्यार्थियों को बताऊं कि जो विश्वविद्यालय है वो 3 टियर्स पे काम करता है। सबसे पहले हेडक्वार्टर में जो जहाँ पर सारे ऑपरेशनल डिविजन्स हैं हमारे, जैसे स्टूडेंट इवोल्यूशन डिवीज़न, रीजनल सर्विसेज डिवीज़न, मटेरियल प्रोडक्शन डिवीज़न, सारी फैकल्टी, स्कूल ऑफ स्टडीज़, वो सब हेडक्वार्टर में हैं। उसके अलावा हमारे 57 रीजन सेंटर्स हैं जो अंडमान निकोबार से लेकर के ऊपर लेह लद्दाख तक, और इधर ईस्ट में नागालैंड, त्रिपुरा से लेकर के वेस्ट में कच्छ तक फैले हुए हैं। ये दूसरा लेवल हो गया। और तीसरा जो हमारे स्टडी सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट जाकर के अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं या अपने जो क्लासेज उनकी होती हैं उनको अटेंड करते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो अपने असाइनमेंट्स हैं अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करते हैं। स्टडी सेंटर्स इम्पैनल्ड इवैल्यूएटर्स को उन असाइनमेंट्स को
भेजते हैं इवैल्यूएशन के लिए, और जब इवैल्यूएशन के मार्क्स उनको मिल जाते हैं तो वो रीजनल सेंटर्स को दिए जाते हैं। रीजनल सेंटर्स उनको वेरीफाई करके टैबुलेट करके उनको हमारे हेडक्वार्टर में SCD में, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन, जिसको जनरल दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, वहाँ पर भेजते हैं। और वो उन अवार्ड्स को चेक करके कंप्यूटराइज्ड डाटा को अपडेशन के लिए कंप्यूटर सेक्शन भेजते हैं, जो विद इन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ही होता है। और इस प्रोसेस में हेडक्वार्टर में आ जाने के बाद कम से कम 10-12 दिन लगते हैं। बिल्कुल। तो सेठानी दरबार जी, जो अगर आप मुझसे सुन रहे हैं तो आपके मार्क्स अगर यहाँ आ गए हैं, आपने ये चेक कर लिया है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, वो अपडेट हो जाएंगे। और जिन भी विद्यार्थियों के इस तरह के क्वेश्चंस हैं, वो भी शायद इस बात से समझ गए होंगे कि जब 3 टीयर्स का इतना बड़ा सिस्टम होता है यूनिवर्सिटी का, तो थोड़ा टाइम लगता है। और विश्वविद्यालय के जो हमारे साथी हैं वो सब इस काम में व्यस्त रहते हैं, और वो सभी बच्चों के असाइनमेंट्स के मार्क्स जो भी आते हैं उनको हम अपलोड कर पाते हैं। जी। और बहुत से विषय थे जिन पे हम चर्चा कर सकते थे, पर मैं फिर भी हमारे दर्शकों के लिए और परीक्षार्थियों के लिए ये कहना चाहूँगी कि परीक्षाओं से संबंधित जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो भी अवेलेबल हैं हमारे वेबसाइट पे, तो वो पढ़ लें, उससे बहुत जानकारी मिलेगी। उसके अलावा यदि एग्ज़ाम देने से पहले आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें स्टूडेंट सर्विस सेंटर में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, ssc@ignu.ac.in। इस ईमेल आईडी पे आप हमें ईमेल भेज के आपकी जो भी समस्या हो, कोई डाउट हो या किसी विषय में जानकारी चाहिए हो, आप ईमेल भेजें, आपको जानकारी मिलेगी, आपकी समस्या का निदान होगा। हम चाहते तो थे कि इसमें बहुत और हम जानकारी दें, पर समय की एक सेकंड और लूंगा मैं जी। क्योंकि एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं अपने जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और या एग्ज़ाम देंगे, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम सोमवार को हमारा जो IRC एक प्रोग्राम होता है, उसमें भी आपके समक्ष प्रस्तुत रहेंगे। और वो हमारा प्रोग्राम 1 से 12 से 1 बजे तक होता है। और मैं अपने विद्यार्थियों से आह्वान करता हूं कि आप जो भी क्वेश्चंस आपके रह गए हैं आज के प्रोग्राम में, ऑल दोस क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे IRC का जो प्रोग्राम है, आप उसमें हमारे